जय श्री हरि। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं ये मानकर चलती हूँ कि कोई भी दिन मेरा अंतिम दिन हो सकता है, और ये अप्रोच उस दिन भी मेरी थी और आज भी है। हर दिन को मैं ये मानकर चलती हूँ कि ये मेरा अंतिम दिन हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा ज़बरदस्त हैक है। ये आपको समय की वैल्यू देता है। आपको जो भी आपकी जो बिल्कुल कोर वैल्यूज़ हैं जो होनी चाहिए, उन पर अपने जीवन को आधारित करने में बड़ी ज़बरदस्त प्रेरणा मिलती है। क्योंकि यदि आप कूच की तैयारी रखते हैं, जब रवानगी की तैयारी आप रखते हैं, तो आपको लगातार ये एहसास बना रहता है कि जब यहाँ से जाना ही है तो बड़ा सोच समझ के तैयारी करनी होगी कि क्या लेकर जाना है और क्या छोड़ कर जाना है, क्या लेके जाने वाला है और क्या लेके जाने वाला नहीं है। सो दिस वन हैक इज़, I would say, it's a most fabulous healing hack. Now, coming back to the subject that we were on, Swadhisthana Chakra, in the context of the chapter 1 Srimad Bhagavad Gita, तो कुछ चीज़ें हमने स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में देखी, और अभी मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें और हैं जिनको मुझे आपसे शेयर करना है, आपकी हीलिंग के लिए और आपकी जानकारी के लिए, यदि आप इसको ऑलरेडी नहीं जानते हो तो। हमने 5-6 वो ज़ख्म देखे जो हमारे सेल्फ को, हमारे स्व को वो लोग देते हैं जिनको हम ये मानते हैं कि वो हमारे अपने हैं, स्वजन हैं। और जब हम देखते हैं कि वो हमें, हमारे सेल्फ के आइडिया को, हमारे स्व के कॉन्सेप्ट को बजाय नर्चर करने के, बजाय उसको पहचानने में हमारी सहायता करने के, बजाय उसको एक्सपैंड करने में हमारी सहायता करने के, वो उसको बिलिटल करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, तो वो कौन सी 5-6 कैटेगरीज होती हैं और वो डायरेक्टली स्वाधिष्ठान चक्र पर चोट देती हैं। अब वो लोग जो कुछ भी, अब मैं बात अभी तक उनकी कर रही थी जो आपसे सुपीरियर भूमिकाओं में है, यानी जहाँ पर आप रिसेप्टिव एंड पर इसलिए थे क्योंकि आप उनके साथ किसी सबॉर्डिनेट रोल में थे। आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, या ऐसे कोई बॉसेस, या ऐसा कोई एनवायरनमेंट जहाँ पर आप रिसीविंग एंड पर थे, जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पावर ओवर दोज पीपल एंड यू वर नॉट इन द गिविंग मोड देयर एक्चुअली। तो ऑफकोर्स यू वर सर्विंग, यू वर ट्राइंग टू गिव, बट एक सुपीरियर और इन्फीरियर वाला जो होता है ना, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर वाला जो मोड होता है, उसमें आप सबॉर्डिनेट में थे। तो वहाँ पर जो ज़ख्म आपको मिलते हैं उनकी हमने बात की। अब उसी सिनेरियो में मैं एक और ज़ख्म आपको, 7वां ज़ख्म बताती हूँ, जो ज़ख्म होकर भी ज़ख्म नहीं है। क्योंकि ये चोट देता है इसलिए ज़ख्म है, लेकिन इंटेंशन देने वाले का चोट देने का नहीं है, बड़े अच्छे इरादे हैं उसके। मैं बात कर रही हूँ उस एनवायरनमेंट की जहाँ पर माता पिता या परिवार के लोग किसी व्यक्ति को इतना अधिक संरक्षण, इतना अधिक सुविधाएं, प्रेम, वात्सल्य देते हैं कि व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ये जो दिया जा रहा है, ये इट इज़ नथिंग टू डू विद माई वर्थ पर से। ये दे रहे हैं क्योंकि ये देना जानते हैं, ये इनका मोड है। वो गलती क्या हो जाती है वहाँ पर इस व्यक्ति से जो इस तरह के माहौल में पल रहा होता है, वो ये सोचता है, वो अपनी सेल्फ वर्थ को, आत्ममूल्य को उन प्रिविलेजेस के साथ अटैच कर लेता है, और ये सोचता है कि मैं इतना बढ़िया हूँ, इतना शानदार हूँ, इतना अच्छा हूँ कि इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। फिर क्या होता है कि जब आगे जीवन, जैसा उसका स्वभाव है, अपने संघर्षों के साथ, अपनी चुनौतियों के साथ, जिसको हम रफ एंड टम्बल ऑफ लाइफ कहते हैं, वो जब सामने आता है तो ये व्यक्ति पाता है कि जो मैं समझ रहा था वो मैं नहीं हूँ। मतलब जो इन लोगों ने, जो मेरे अपने लोग थे, इन्होंने जो मुझे विश्वास दिलवाया कि मैं हूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन। नाउ इन दिस सिचुएशन अगेन कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि ये व्यक्ति फिर क्या करेगा। एक तो नार्सिसिज्म, because this person has always had an idea of a very superior kind of self, और उस big understanding of the self में boisterousness है वहाँ पे, क्योंकि रियलिटी में कोई आधारशिला नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है उस सेल्फ बिलीफ के विषय में। वो जो बाहर से आ रही थी सप्लाई, उससे उसने अपने सेल्फ के आइडिया को बनाया था, लेकिन जब आईना दिखाता है संसार उसको, तो वो ऐसे में वो लड़खड़ाता है। जब लड़खड़ाता है तो नार्सिसिज्म एक बहुत सीधी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे में व्यक्ति अपने आगे एक फिसाट खड़ा करता है, ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करता है जिसमें झूठी शान होती है, एक झूठ मूठ का एक एंटाइटलमेंट होगा, एक बॉइस्टरसनेस होगी, जिससे कि वो दुनिया के साथ डील करे और दुनिया समझ ना सके कि वो अंदर से कितना कमज़ोर व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति पलायन में जा सकता है, एस्केपिज्म ले सकता है, एडिक्शंस में जा सकता है, गलत टेंडेंसीज, गलत बिहेवियर्स, इनफैक्ट वो क्रिमिनल टेंडेंसीज तक को अपना सकता है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। सो हियर एज पेरेंट्स, इफ़ वी डू नॉट लर्न वेयर टू ड्रॉ द बाउंड्रीज इन गिविंग, कैसे उन बच्चों को कृतज्ञता का भाव दिया जाए, जो कुछ भी उनको दिया जा रहा है, प्रिविलेजेस जो दिए जा रहे हैं, उन्हें पता चले कि उन्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप उन्हें प्रेम संरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाना चाहिए।
और इसीलिए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ वो कुछ अच्छा करें उन्हें अवश्य मिलना चाहिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उनको ये बताना है कि दिस इज़ वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लिमिट, तो वो वहाँ पर उनको प्रिविलेजेस विदड्रॉ भी करने पड़ेंगे हमें। सो दिस इज़ वन सिनेरियो। नाउ अगेन पेरेंट्स और बच्चों की इसी डायनामिक में मैं एक चीज़ और आपको आज एक और सिनेरियो देती हूँ। अभी तक हमने ये देखा सबऑर्डिनेट रोल में जहाँ आप थे और लोगों से आप एनर्जीज रिसीव करते थे और उसके कारण आपका स्व डेवलप हो रहा था। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप गिविंग मोड में हैं, यानी आप माता पिता हैं या आप किसी बड़े रोल में हैं, आपका छोटा भाई बहन है, आपके संतान है, इनके साथ सिचुएशन यदि ऐसी बनती है कि ये आपको चोट देते हैं। दुखद बहुत होता है कि जिन्हें आपने जन्म दिया, जिन्हें आपने सब कुछ दिया, इनफैक्ट एज पेरेंट्स, एज मदर्स, आप अपना व्यक्तित्व भूल जाते हैं। आप खुद क्या हैं, आप क्या चाहते थे जीवन से, आपका व्यक्तित्व जिन बेसिक कोर चीज़ों पर टिकता था, आपने उनका बलिदान किया सिर्फ इसलिए, स्पेशली अगर आपका बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पहले भी रहा है, आपके परिवार के लोग उन स्वजनों में से हैं जिन्होंने वो 5-6 प्रकार की आपको चोटें पहले ही दी हुई हैं, और उस पर से यदि टू टॉप इट ऑल, इफ़ यू आर अ सिंगल पेरेंट, या आप ऐसे विवाह में हैं, ऐसी पार्टनरशिप में हैं या ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर कोई रियल पार्टनरशिप नहीं है, यू आर द ओनली पर्सन हु हैज़ टू कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे में आपने सब कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन बदले में वहाँ से जो संतान जब बड़ी होती है तो वो आपको चोटें देती है, और चोटें ऐसी देती है कि आपको लगता है कि इस चोट के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, मतलब सबकी चोटें मैं सह सकता हूँ या सह सकती हूँ, लेकिन इस चोट को मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती। तो यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन में थोड़ा डीप जाकर देखते हैं। यदि आपका एनवायरनमेंट पहले से ऐसा रहा है जहाँ पर आपके स्वजनों ने आपके साथ वही वाले घात किए हुए हैं, वो 5-6 प्रकार की चोटें दे रखी हैं आपको, तो मान लीजिए आप सिंगल पेरेंट हैं या आपकी ऐसी कोई मजबूरी है जिसके कारण आप अपने बच्चों को उनके पास छोड़ते हैं, उन स्वजन के पास, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विश्वास होता है, एक तो ये कि शायद आप अभी नहीं जानते कि वो आपके जो सो कॉल्ड स्वजन है वो कैसे लोग हैं, और यदि आप जान भी गए हैं कि वो कैसे लोग हैं तो आप ये सोचते हैं वो मेरे साथ ऐसे हैं, लेकिन वो मेरी संतान के साथ ऐसा नहीं करेंगे, इतना बुरा नहीं करेंगे। तो वो बच्चों को आप उस विश्वास के साथ जब वहाँ छोड़ते हैं इन लोगों के साथ, तो आप ये मान के चलिए कि आप सांपों के बीच में आपने अपने बच्चों को छोड़ा है। वो अपना सारा जहर उन बच्चों के अंदर इसलिए उतारेंगे क्योंकि वो आपसे सीधे सीधे भिड़ नहीं सकते, और आपको डैमेज करने का सबसे सरल उपाय ये है कि वो आपके बच्चों को आपके अगेंस्ट प्रोग्राम कर दें, उनके मन में इस प्रकार के विष भर दें कि जब ये बच्चे बड़े होते 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 वो आपको अपने माता पिता के रूप में ना देखकर किसी ऐसे रूप में देखें जिसका वो कभी आदर न कर सकें, और आपके दिए हुए प्रिविलेजेस, आपके दिए हुए प्रेम को वो ठुकराएं, इनफैक्ट उस पर थूकें। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अब यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन मान लीजिए है, तो मैं 2 बातें बोलूँगी। यदि आपके बच्चे छोटे हैं और आप इन सिचुएशंस में से किसी एक में हैं, मतलब आपके स्वजन जिनको आप सो कॉल्ड माई पीपल कहकर अभी तक जानते आए हैं, पर आपको कहीं ना कहीं मन में कुछ खटकता है, ठीक से भी आप एस्टैब्लिश नहीं कर सके हैं कि ये स्वजन उस तरह के लोग हैं कि आपको डैमेज करना चाहते हैं या नहीं, फिर भी आप संदेह की दृष्टि इन पर रखिए। और संदेह की दृष्टि रखिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो जो व्यक्ति जो आपकी संतान बनकर आया है ना, उसकी जर्नी इज़ एट स्टेक। दूसरी चीज़, उन बच्चों से बहुत बात कीजिए, प्रोबिंग बातचीत कीजिए, वहाँ पे वो लोग क्या उससे कहते हैं, क्या उसके आपके विषय में वो उन बच्चों को समझाते हैं, ये आपका जानना बहुत आवश्यक है, सो दैट जिस समय वो जहर दिया जा रहा है आप उसी समय उसकी एंटीडोट दे सकें या उस जहर से उन बच्चों को बचा सकें। पहली चीज़ तो ऐसे लोगों के पास छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि मजबूरी है, जैसे कि अक्सर होता है, तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों के साथ बहुत बहुत डीप प्रोबिंग बातचीत कीजिए। नाउ अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन में। ये बच्चे जिन्होंने इस जहर को पी के अपना बचपन गुजारा है, तो आपकी दी हुई वैल्यूज़ को ही रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये बड़े हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बड़े होते होते वही बात है कि इन्होंने अपने स्व पर पिछली यात्राओं में कितना काम किया हुआ है, इनकी अपनी जो इंटरनल कोर वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो यदि आपने इनको बताया आपके संघर्ष के बारे में, आपकी तपस्या के बारे में, आपके प्रेम के बारे में, आपने क्या क्या सहा इनको पालने पोसने में, तो ऐसा एक संभावना ये है कि ये बच्चे बड़े होकर समझ जाएं आपके संघर्ष को और उसको सम्मान दें, आपके प्रेम को सम्मान दें। दूसरी सिचुएशन, जब ये संतान बनकर जो व्यक्ति आपके पास आए हैं, इन्होंने अपने स्व पर काम नहीं किया है पिछली यात्राओं में, तो अब ये क्या करेंगे, ये उस जहर को और अपने अंदर पनपाएंगे और फिर ये आपकी दी हुई वैल्यूज़, आपकी दी हुई दिशाओं से बिल्कुल अलग अपना रास्ता चूज़ करेंगे। डिफाइंस के मोड में ये जाएंगे, आपसे घृणा करेंगे, आपको मलाइन करेंगे। बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये बड़े भयंकर नार्सिसिस्ट बन जाएं या ये बड़े इटर्नल विक्टिम मोड में आ जाएं कि मेरे संग बहुत कुछ बुरा हुआ, क्योंकि उनको उस तरह से
बताया गया है, सिखाया गया है कि वो आपकी जर्नी को रिस्पेक्ट ना करके एवरीथिंग विल बी अराउंड देम सेल्व्स ओनली, और वो हर एक्यूजेटरी उंगली आपकी ओर उठाएंगे। ऐसा हो सकता है कि ये बच्चे इन्होंने अपनी खुद की जो इन्होंने, क्योंकि सेल्फ पे देयर वाज नो वर्क डन अर्लियर, सो by their own wrong choices, by their own deliberate contempt for you, they did things which went against them. उन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी में सब कर ली है अपनी गलतियों की वजह से। बट अब दोष तो किसी को देना है, क्योंकि दोष अपने पे देना, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना विक्टिम मोड में, नार्सिसिज्म में कभी होता नहीं है। उंगली हमेशा दूसरे के ऊपर लगानी होती, दिखानी होती कि इन्होंने किया, इसने किया, उसने किया। तो ऐसे में सबसे वल्नरेबल और सबसे सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स पे उंगली उठाना, उनको अक्यूज़ करना और इसके बाद बच निकलना संभव होता है। और किसी के साथ यदि वो ऐसा करते हैं तो संभावना ये है कि वहाँ से रिटेलिएशन आएगा या वहाँ से उस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, रिएक्शन आएगा जो उनको डैमेज करेगा। लेकिन पेरेंट्स के साथ दे कैन गो ऑन देयर स्मीयर कैंपेन, बदनामी कर सकते हैं, या अपने कम्युनिटी में बैठकर आपके विषय में इतनी गंदी बातें कर सकते हैं कि आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा किस तरह की भाषा में आपके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे में आप बिल्कुल टूट सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग कि ये जो व्यक्ति है जिसको मेरे थ्रू इस संसार में लाया गया है, ये एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सेल्फ है, स्व है, ये इसका अपना एक स्व है जिस पे इसने जो भी काम किया होगा उसके आधार पर ये अब मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को। यू वर द गिफ्ट गिवन टू दिस चाइल्ड और दीज चिल्ड्रन, आप इनको दिए गए थे कि आपके संरक्षण में, आपके स्नेह में, आपके दिए हुए प्रिविलेजेस में जब आप सारे संघर्ष कर रहे हैं और आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये अपने स्व को बनाएं, इसको नर्चर करें, इसको एक्सपैंड करें। लेकिन वहाँ ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये इक्विप्ड नहीं थे। सो हियर यू हैव टू डू वन थिंग एंड दिस हैज़ टू बी डन मोस्ट डेफिनेटली, यू हैव टू कम बैक टू योर सेल्फ, अपने स्व में वापस आ जाइए। क्योंकि पेरेंट्स के तौर पर हम अपने स्व को अपने बच्चों से अटैच कर लेते हैं, हमारा स्व अब वो पेरेंट वाला स्व बन जाता है। यानी एनीथिंग दैट द चाइल्ड डज, द पेरेंट टेक्स इट एज अ डायरेक्ट indication of their own self-worth. This is to be completely abandoned. इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो कर रहे हैं जो उनकी जीवन यात्रा है। आपने अपनी तरफ से प्रयास किया, आपने अच्छे से अच्छा सब कुछ देने का प्रयास किया। यदि कृतज्ञता का भाव उनमें होता, यदि उन्होंने उस तरह की हाई वाइब्रेटिंग क्वालिटीज़ पर काम किया होता, तो व्यक्ति एक सुई का भी एहसान मानता है। यहाँ पर आपने उनके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, आपने अपने को जीने से ही वंचित किया। लेकिन यहाँ पर वो छोटी छोटी चीज़ों पर आपको दोष देते हैं, और न केवल दोष देते हैं बल्कि मलाइन करते हैं। सो ड्रॉ बैक टू योर सेल्फ, अपने स्व में आइए, उनके स्व को वहीं पर छोड़ दीजिए, मानकर कि ये इनकी यात्रा है। आगे जाकर अपनी चाल से, अपनी पेस पर ये आएंगे, कभी ना कभी उस रियलाइजेशन पर आएंगे जब इन्हें अपने पर काम करना पड़ेगा। अब ये इनकी यात्रा है, ये कितने जन्मों में, कितने लाख जन्मों में, कितने करोड़ों जन्मों में कौन सी फॉर्म्स बदल के ये उस लेसन को लर्न करेंगे, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जितना था इस लाइफ टाइम में आपने कर लिया, अब इनको छोड़ने का समय आया है। और क्योंकि बिल्कुल दिल से नहीं छोड़ा जा सकता, सो दिस फिजिकल मेंटल गिविंग अप इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन डू। तो आपको करना क्या है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए, उस चैनलिंग ऑफ योर एनर्जी टू देम इन द होप दैट दे विल अंडरस्टैंड, इसको छोड़ दीजिए। उनको समझना होगा तो वो समझ जाएंगे, समझना होता तो एडल्टहुड आते ही वो समझ जाते हैं। वो परिपक्वता उनमें आई ही नहीं है कि वो आपको देख सकें, वो सच्चाई को देख सकें। अभी उन गंदी वाइब्रेशंस में वो सीमित हैं। तो वहीं पर उनको छोड़िए एंड देन जो भी आप वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाना चाहते हैं, नाउ चूज द सोर्स, वाया सोर्स वहाँ तक पहुंचाइए अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। अपनी जो ओरिजिनल सेल्फ है, जो ईश्वर जिसको आप कहते हैं, उससे प्रार्थना करते हुए उन ऊर्जाओं को उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए कि इनको सद्बुद्धि आए, ये समझ सकें, ये जान सकें क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। फिर एक सिचुएशन आती है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि मुझे बड़ी चोट लगी है, मतलब जीवन में हुआ तो कुछ नहीं है, उसने पिछले, वही बात है कि पिछले जन्मों में कोई काम किया नहीं गया और इस जन्म में भी उसको पता नहीं कि मुझे करना क्या है जीवन के साथ। तो वो क्या करता है व्यक्ति, उसको 1 2 3 यहाँ वहाँ कुछ छोटी मोटी ऐसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसको उसने क्या किया है, अपनी मेमोरी में बड़े अच्छे से पैकेज करके बढ़िया सा सजा के रखा हुआ है, और उसके अराउंड उसने झूठ मूठ की फेक स्टोरीज बना रखी हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा विक्टिम हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और वो उस पैकेज को ना दिखा के लोगों को बेचता है वो व्यक्ति। इसके बदले में उसको मिलता है लोगों का अटेंशन, इसके बदले में उसको मिलता है लोगों का कंपैशन, इसके बदले में उसको मिलती है लोगों की सहानुभूति, जो थोड़ी देर के लिए एक सप्लाई का काम करती है। और विक्टिम मोड में रहने वाला व्यक्ति भी एक नार्सिसिस्ट होता है। और नार्सिसिस्ट को आप ये जानकर चलिए, क्योंकि इसका अपना सेल्फ कुछ नहीं होता,
तो ये अपने आप को चलाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार की सप्लाई ढूंढता है। तो विक्टिम मोड में रहने वाला व्यक्ति भी यही करता है, वो सप्लाई ढूंढ रहा है। एक और सिनेरियो आपको मैं बताऊं, यदि ये संबंध, ये डायनामिक आपकी किसी ऐसी कम्युनिटी के साथ, किसी ऐसी टीम के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ रही है जहाँ पर आप देने वाले मोड में रहे हैं और वहाँ पर लोग रिसीविंग एंड पर रहे हैं, आपने उनको अपना स्वजन माना है, आपने उस कम्युनिटी को, उस समाज को, समुदाय को, उस ग्रुप को, उस संस्था को बिल्कुल अपना मान के कि ये मेरा ही एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ है, आपने वहाँ पे सेवा दी है, प्यार किया है उस संस्था को, वहाँ के लोगों को बिल्कुल अपना समझकर, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चों को प्यार करती है या कोई पिता अपने बच्चों को प्यार करता है। लेकिन आपने पाया कि वहाँ पर आपको मिलता है अब्यूज़, वहाँ मिलता है आपको वो मलाइन करते हैं, आपके बारे में, आपके उस इंटेग्रिटी, आपके उस कैरेक्टर, आपके उस डेडिकेशन, आपके उस हार्ड वर्क को वो वैल्यू तो नहीं करते, उल्टा उस पर थूकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करना है, ये समझना है कि दिस जो आइडेंटिफिकेशन विद द सेल्फ of that community or the group or the whatever number of people it was, वो जो आपने एक्सपैंड किया था ना अपने सेल्फ को, वहाँ से आदेश आया है कि अब वो अटैचमेंट को हटाओ, अटैचमेंट को हटाओ। क्योंकि अब आपके सेल्फ को वो जो आपने थोड़ा सा बड़ा करना सीखा है ना, वो और बड़ा करवाना चाहता है। वो जो सुपर बॉस है ना, वो और बड़ा करवाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे लेना चाहता है बड़ी वाली सेवाएं। बड़ी वाली सेवाएं कहने का अर्थ है वो जो ये द बिग बॉस जो ये सेवा हमारी कर रहा है, ये इसमें, इस एंटरप्राइज में आपको लेना चाहता है। तो जैसे अर्जुन के साथ आप ये देखेंगे कि वो जब देखते हैं कि अर्जुन जहाँ जहाँ पे उनकी अटैचमेंट की बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, उन बेड़ियों को वो खोलते हैं, छोटे छोटे तंतुओं को, धागों तक को वो खोलते हैं, सो दैट दिस पर्सन बिकम्स कम्प्लीटली फ्री एंड देन द सेल्फ एक्सपेंशन हैज़ टू हैपन एट अ लेवल वेयर द पर्सन डज नॉट गो सीकिंग समथिंग। एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ का अर्थ ये हुआ कि आपका सेल्फ इतना बड़ा है कि उसमें सब समा जाए, आप किसी में समाने की कोशिश ना करें। ये है सेल्फ रियलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ। तो ये आपके लिए किया जा रहा है। यदि ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई, स्टीव जॉब्स के साथ ऐसा हुआ था कि जिस कंपनी को उन्होंने फॉर्म किया था, जिन लोगों को उन्होंने हायर किया था, उन्हीं लोगों ने उनको फायर किया। दिस एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। इस बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जितने मैं आपको बताती हूँ ना, ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे खुद के अनुभव किए हुए हैं, और इसीलिए मैं इतने अधिकार से आपसे बात कर सकती हूँ, और इसीलिए मैं इतनी पैशन से आपसे ये कह सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई एक भी व्यक्ति है जिसने, जो पीड़ा मैंने सही है, जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं जीवन की इस पाठशाला में, यदि एक व्यक्ति को उसमें से कोई भी पार्ट मिलता हुआ लगता है, रेजोनेट करता है, तो उसको यदि कुछ मिल सकता है तो उसे मिल जाए। सो दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो। दिस प्लेस, दिस इंस्टीट्यूशन, दिस टीम ऑफ पीपल वेयर आई सर्व्ड, मेरे लिए वो बिल्कुल मेरा परिवार थे, मेरे अपने बच्चे जैसे, ऐसे आप समझ लीजिए। और वो मेरे लिए वो स्थान, वो संस्था, वो बिल्कुल मंदिर था। मतलब मैं वहाँ अपने प्रभु की जैसे पूजा करती थी। वहाँ मैं जब बैठती थी, चलती थी, तो लगातार प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, जाप करते हुए मैं चलती थी। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो अपना चरित्र दिखाया और जिस प्रकार से जो उस समर्पण, उस सेवा, उस प्रेम का उन्होंने जो दिया प्रतिकार मुझे, वो इतना तोड़ने वाला था कि मुझे समय लगा इसको समझने में कि क्यों दिया जा रहा है। सो ये एक वो सिनेरियोज हैं जिनके विषय में आपको सोचना है। मैंने आपसे ये बात की थी कि कैंसर, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ जो कैंसर हो सकता है, इस क्योंकि सेल्फ से सेल्फ का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता है। आपको जो भी चोटें आ रही हैं, तो जब चोटें आ रही हैं तो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए जो अंग हैं उन पर आएगी। आपको मैं एक बार याद दिला दूँ आपको, एक जर्मन जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर राइके हेमर, अगेन मुझे पता नहीं उनका नाम का प्रोनाउंसिएशन मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, ही डिड दिस रिसर्च, और उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि जब भी कोई बड़े ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, बहुत डीप इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस की थीम के अनुसार 3 बातें घटती हैं हमारे साथ। 3 स्तरों पर ये मैनिफेस्ट करता है। एक तो हमारी साइके, हमारे माइंड पर, हमारे मन पर ये एक इम्प्रिंट छोड़ता है। दूसरा, ये मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, एक पर्टिकुलर एरिया में वो जो थीम थी ना, जिससे जुड़ा हुआ है वो एक्सपीरियंस, उससे जुड़े हुए इस ब्रेन के उस सेंटर पर ये अपना इफेक्ट देते हैं ये एक्सपीरियंसेस। और फिर ब्रेन से जुड़े हुए उस अंग से, जहाँ उस ब्रेन के उस भाग से जो जुड़ा हुआ आपका बॉडी का अंग है, वहाँ पर ये भेजते हैं अपनी वाइब्रेशंस को। सो कैंसर ऐसे मैनिफेस्ट करता है। नाउ अंडरस्टैंडिंग इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ प्राण, क्या होता है कि जब आपका जो थीम है उस नाटकीय एक्सपीरियंस की, जो भी बहुत भयंकर आपने डीप इमोशनल जो हर्ट लिया, तो आपके किस चक्र पर उसने चोट मारी, और फिर उस चक्र से सपोर्टेड जितने ऑर्गन्स थे, वहाँ पर कैंसर मैनिफेस्ट होने की बहुत ज़बरदस्त चांसेस होती हैं। स्वादिष्ठान चक्र तो सीधे सीधे स्व का सेंटर है।
तो यहाँ पर कोई चोट आई है मतलब सीधे सीधे योर सेल्फ इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सेल्फ, एंड सेल्फ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सेल्फ मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर मैनिफेस्टिंग। तो स्वादिष्टान्न चक्र से जुड़े हुए कैंसर्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा आपको मैं रफ आइडिया दे दूँ। अगर आपने जीवन भर बहुत अपने को ना दबा दबा के, घोट घोट के, सब निगल निगल के, किसी से एक्सप्रेस नहीं करके इस तरह से जीवन जिया है, आपको स्टमक में कैंसर हो सकता है। बहुत नकारात्मकता आपने झेली है, बहुत घबराहट आपने झेली है, क्रोध को आपने बहुत पिया है, एक्सप्रेस नहीं कर सके हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट रहा है, तो आपके लिवर में कैंसर आ सकता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आप एंग्जाइटी को अनुभव करते रहे हैं, क्रोध बहुत आता रहा है, स्वीटनेस की कमी है जीवन में, बहुत कड़वाहट अनुभव होती है, तो ऐसे में आपका पैंक्रियास ले सकता है असर। बहुत कुंठा, सिवियर फ्रस्ट्रेशन, और साथ ही साथ वो जो कंपल्सिवनेस की जो एक आदत है ना, वो यदि आपने ली है तो आपको कोलोरेक्टल कैंसर की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि आपको सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट का अनुभव हुआ है या सेक्सुअल ट्रेसपास का अनुभव हुआ है जीवन में किसी भी तरीके से, या आपको अब्यूज़ का अनुभव हुआ है किसी प्रकार से, तो आपके यूटरस पर इसका कैंसर का खतरा है। और यदि आपको सेल्फ वर्थ पर बहुत चोटें हैं, सेल्फ वर्थ में इशूज़ हैं, सेल्फ एस्टीम में इशूज़ हैं, आपको हमेशा ही लगता है आई एम नॉट इनफ, तो ये आपकी बोन्स के किसी पार्ट पर कैंसर के रूप में मैनिफेस्ट कर सकता है। सो दिस इज़ अ वेग आइडिया ऑफ हाउ कैंसर कैन मैनिफेस्ट। नाउ कमिंग टू हीलिंग। अब हीलिंग के बारे में कुछ चीज़ें जो छूट गई थी वो मैं आपको आज बताऊँ, और बहुत ज़बरदस्त हैक्स हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये पहचानना है कि चोटें वाकई में हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि चोट है ही नहीं और मैंने मान लिया है कि चोटें हैं, क्योंकि यदि मैंने विक्टिम मोड अपनाया हुआ है कि हाँ कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई और उनके आधार पर मैंने एक जनरलाइजेशन कर लिया अपने विषय में कि मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे हर कोई सताता ही सताता है, और व्यक्ति वहाँ कुछ मुझे सताने के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वाकई में ये चोट जैसी है भी कि नहीं, मैंने इस पर ध्यान ना देकर सिर्फ जो मुझे महसूस हुआ, जो मैंने रीड कर लिया, मैंने उसी को मान लिया कि ये सत्य है। इट्स लाइक चोट नहीं लगी लेकिन फिर भी आपने पूरा कास्ट वास्ट बांध के, प्लास्टर वास्टर लगा के अपने हाथ को फ्रीज कर दिया है। याद रखिए कि स्वादिष्टान्न चक्र फ्लो का केंद्र है। फ्लो मीन्स एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना कि हुआ, जो भी हुआ उसको स्वीकार करना, नहीं हुआ तो उसको भी स्वीकार करना है, झूठ मूठ की कहानी अपने आपको नहीं बतानी है। सो वंस यू एक्सेप्ट कि हाँ हुआ या नहीं हुआ, इसके बाद लेट गो। यदि सच में हुआ है, वो ट्रेसपास किया गया है, वो आपके संग वो हर्ट्स आपको मिले हैं, वो चोटें आपको दी गई हैं, नाउ लेट गो। लेट गो भी देखिए, एक्सेप्ट करना यानी कि रिजिडिटी को छोड़ देना, स्टबर्न होके नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, ये जो है ना ये फ्लो को रोकता है। एक्सेप्ट, यस इट हैपेंड, आई अलाउड इट टू हैपन टू मी, एंड देन लेट गो भी इसी का पार्ट है कि चिपका के नहीं रख लेना है, वो स्टैग्नेशन नहीं कर रखना है, जाने दो। वो आप एक गाना है ना, वो मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। वो जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, तेरे साथ भी ए यार मेरे वही तो हुआ। सो लेट गो। होता है प्यार, यदि आप बहुत ज़्यादा दिल से करेंगे, बड़ी आत्मा से करेंगे, बड़े निस्वार्थ होकर आप किसी को प्रेम करेंगे, बहुत कुछ देना चाहेंगे, तो वहाँ से जो आपको मिलेगा वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तो बिजनेस हो गया ना, नहीं दिया उसने, आपने अगले को हीरे मोती दिए और उसने आपको उसके बदले में विष्ठा दी, एक्सेप्ट किया, जाने दो, क्योंकि उसके पास यही थी, वो विष्ठा दे सकता था, उसने दिया। ना इसको समझने के बाद फिर आती है तीसरी चीज़, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक स्टेज से अगली अच्छी स्टेज के लिए अपने आप को फ्लो होने देना। तो जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर, जो कुछ भी मैंने अपने आप को समझ रखा है और जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूँ, अब इसको ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आया है। ट्रांसफॉर्म करने का अर्थ ये हुआ कि जितनी चोटें मिली हैं, जो इंजरीज हैं, जो पेन है, जो सफरिंग है, जो सेल्फ के प्रति जितनी भी नेगेटिविटी है, अब उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, उसको दूसरे रूप में लेके जाना है। बिल्कुल जैसे कच्चे माल को आप लेकर कुछ बहुत खूबसूरत सा बनाते हैं ना, अब इन चोटों को आपको यूज़ करना है। खलील गिब्रान ने एक बात कही है कि आउट ऑफ सफरिंग हैव इमर्ज्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स, द मोस्ट मैसिव कैरेक्टर्स आर सीयर्ड विद स्कार्स। यानी कि जो बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं ना, इनको सबसे ज़बरदस्त चोटें मिलती हैं और उन चोटों से ही बड़े ज़बरदस्त किरदार तैयार होते हैं। तो यदि आपको ऐसी चोटें मिली हैं तो ये समय है इन चोटों की रियलाइजेशन से कि अब कुछ बड़ा ज़बरदस्त बना के तैयार करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जिन चीज़ों से आती है वो यही तीन चीज़ें कि हम पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते और लेट गो नहीं करते, और फिर उसके बाद हम उसमें से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते। माया अंजलि कहती हैं कि द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी इज़ टू ओवरकम द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। मतलब अपने विषय में हम जो सोचते हैं उसको बदलना, ये सबसे बड़ी
विषमता है, सबसे बड़ी मुश्किल है। तो अपने विषय में अच्छा सोचने के लिए सबसे पहली चीज़ अपनी सेल्फ टॉक। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो आप अपने आप से बातें करते हैं ज़रा उनको ध्यान से सुनिए। मैं बातें क्या कर रहा हूँ, ईव्सड्रॉप ऑन योरसेल्फ। मैं क्या बात करता हूँ, अपने आप से क्या कहता हूँ, और उन बातों को बड़ा ध्यान से सुनने के बाद अब क्या करना है, उनको रीवर्ड कर दीजिए। अब उनका शब्द रूप बदल दीजिए। जैसे आप कहते हैं आई एम सो स्टूपिड, कितना मूर्ख हूँ मैं, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। तो आपको ये नहीं कहना है, जो भी गलतियाँ आपने की हैं ये मैंने उतना अच्छा नहीं किया जैसा मैं कर सकता था या जैसा मैं चाहता था, लेकिन अब चूंकि मुझे समझ आ गई है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको किसी और तरीके से करना चाहिए था, तो अब मैं उस तरह से करने का प्रयास करता हूँ। या कोई काम आपके सामने आया, कोई चुनौती आपके सामने आई और आपने कहा असंभव है, नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक अब किया नहीं है। तो अब क्या करना है, रिवर्डिंग, शब्द रूप बदल देना है। क्या करना है तो काम थोड़ा बड़ा, और एक साथ करूँगा तो शायद मुश्किल हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूँ, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो सहायता ले लूँगा किसी की। और आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है, जो भी बड़े से बड़ा काम हम करना चाहें तो हमारे पास उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो हमें हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये रीवर्डिंग करनी है। अब जो नेगेटिव वॉइसेस है ना, जो एंग्जाइटी है, डर है, अवॉइडेंस है, एस्केपिज्म है, कोई भी नेगेटिव जो आपको गंदी गंदी बातें आप अपने आप से कहते हैं, अब उनको दे दीजिए एक नाम, एक पर्सनैलिटी दीजिए अपने से अलग। और नाम ऐसा दीजिए कोई फ़नी सा, बेकार सा, बड़ा ट्रिविलाइज करने वाला, जैसे ये निकम्मे, ये नालायक। मैं आपसे बात करूँ एंग्जाइटी की, और ये मेरा अपनाया हुआ हैक है। एंग्जाइटी बड़ी ज़बरदस्त आपको मान लीजिए होती है, तो अब इस एंग्जाइटी को आप ये नालायक कहीं की, ऐसे आप बोल सकते हैं, ये नालायक फिर आ गई, राइट। और आ गई तो अब क्या करना है, इसको सिस्टम से बाहर किया और मुक्का मारिए इसको, बड़ी जोर का, एक्चुअल फिजिकल मुक्का मारिए उसको, डपट के चली जाओ यहाँ से, बिल्कुल चली जाओ यहाँ से। इस तरह से आप उसको बोलिए, एंड दिस एक्चुअली वर्क्स। जो भी नेगेटिव वॉइस आपको परेशान करती है उसके साथ आपको यही करना है, इतनी ज़ोर का उसको अपने से बाहर करके, धक्का मार के बाहर करना है कि वो बिल्कुल चली जाए। वो चीज़ जाएगी, लेकिन चूंकि वो इतनी कंफर्टेबल रही है आपके सिस्टम में रहते रहते बहुत लंबे समय से, तो वो क्या करेगी, वो आपके प्यार में फिर आपके पास चली आएगी। तो फिर यही करना है। अब क्या होगा ना, जब बार बार आप इसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे इंटरवल इसके लौट के आने का जो है ना, ये बढ़ता चला जाएगा। जो भी नेगेटिविटी है पूरी तरह अचानक चमत्कार से के रूप में नहीं चली जाएगी, आपको बार बार ये चीज़ करनी पड़ेगी। सो डू इट एवरी टाइम एनी नेगेटिव थिंग हिट्स यू, तुरंत उसको अपने से बाहर कीजिए, उसका पर्सोनिफिकेशन कीजिए और उसको बड़ी जोर की पिटाई उसकी करके बाहर उसको निकालिए, क्योंकि ये हिंसा बहुत आवश्यक है, इसलिए कि आप सेफ्टी से जी सकें। ये दुश्मन है आपके सिस्टम में घूमने वाले। अच्छा, जब सेक्रल चक्र होता है अंडर एक्टिव, तब तो ये देता है आपको रिजिडिटी, स्टबर्ननेस, लैक ऑफ जॉय, ये सब चीज़ें जो आती है ना, किसी भी तरह से आप क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओवर एक्टिव होता है तो बाकी जो सेक्सुअल मैनिफेस्टेशंस होते हैं उसके अतिरिक्त जो इमोशनल, ये ओवरवेलम बहुत देता है। उस सिचुएशन में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे अगर बोलूँ कि ध्यान करो, ध्यान आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ध्यान के लिए एक खास तरह का स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। सबसे बड़ी बात, माइंड ही आपका साथ नहीं देता। तो करना क्या है, दो आपको मैं 30 चीज़ें बताती हूँ। आप बैठिए, आपको जो भी परफ्यूम अच्छा लगता हो, जो भी फ्रेग्रेंस अच्छा लगता हो, मैं कहूँगी अपने आसपास उसको आप या तो छिड़क लें, अपने शरीर पे छिड़क लें, या उस सुगंध को आप अपने आसपास जलाएं। या कुछ भी अगर आपको परफ्यूम का नहीं समझ में आता तो मैं बोलूँगी चंदन की धूप आप जलाएं, या हवन सामग्री, बड़ा ज़बरदस्त हमारे पूर्वजों का दिया हुआ उपहार है, इसको आप जलाएं। बहुत ज़बरदस्त क्लेंजिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग होती है। सो इसको जलाया आपने, एंड सिट एज इफ यू आर गोइंग टू मेडिटेट। नाउ मेडिटेशन तो आपसे होना नहीं है, क्योंकि माइंड तो है वो यहाँ वहाँ, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। अब क्या करेंगे, बस अपनी सांस को ध्यान से देखना है और सांस पे फोकस करना। एक बार, दो बार, एवरी टाइम द ब्रेथ गोज आउट, एवरी टाइम यू इनहेल इट, एवरी टाइम इट गोज आउट, एवरी टाइम यू इनहेल इट। और इसी में बीच में क्या होगा, आपका माइंड कहीं भटकने लगेगा। जब भटकने लगेगा ना, तो इसको फिर लौटा के लाना है आपको ब्रेथ पर, और ये करते रहना है। आपने मान लीजिए 15 मिनट के लिए सोचा कि मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। जब 15 मिनट का वो पीरियड ओवर हो जाए ना, तो फिर आप ये देखिए कि मैंने कितनी बार अपने माइंड को वापस इस सांसों के आने जाने पर केंद्रित किया। यह आपने माइंड को वॉच करना सीख लिया है अब। मतलब माइंड भटका, जैसे जैसे शैतान बच्चा कहीं जाने लगा, पेरेंट ने तुरंत उसको पकड़ा, वापस बिठाया। तो ये एक माइंड कंट्रोल की आपने एक टेक्निक डेवलप की है। एक बार माइंड को आप कंट्रोल करने लग जाएंगे, तब माइंड को काउंसिल करना ईजी हो जाएगा, अपनी काउंसलिंग बहुत ईजी हो जाएगी। सेल्फ काउंसलिंग कैसे करनी है वो अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको जो फिजिकल हैक्स हैं वो बता रही हूँ। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ध्यान नहीं हो सकता, ब्रीदिंग वाला आपने काम किया, ब्रीदिंग के साथ अपनी हीलिंग कैसे करें। आपको पता है कि आपका सेक्रल चक्र कहाँ है, जहाँ आपकी प्यूबिक बोन है वहाँ होता है सेक्रल चक्र, ऊर्जा का घूमता हुआ एक चक्र है, पंखा जैसा। वहाँ पर आप ध्यान लगाएं, उसको विजुअलाइज करें।
सांस को पेट से लेंगे, बिल्कुल जैसे बच्चे सांस लेते हैं ना, छाती से नहीं लेंगे, आप पेट से सांस लेंगे, गहरी सांस, और बड़े रिलैक्स्ड लेंगे और सांसों के थ्रू उसको सेक्रल चक्र तक प्राण को पहुंचाएंगे। ये याद रखिए कि सांसों के थ्रू प्राण जाते हैं। सांस इज नॉट द अल्टीमेट लाइफ गिविंग वाइटल फोर्स, प्राण इज द फोर्स। सांस केवल उसको कैरी करती है, प्राण को कैरी करती है आपके लिए। सो उस प्राण को आप वहाँ पहुँचाएंगे और पहुँचाने के बाद उसको, और ये सफ़ेद प्राण के साथ ही आप कीजिए, जैसे लाइट होती है वाइट लाइट, अब उसको ऐसे विजुलाइज कीजिए, वो वाइट लाइट गई, उस सेक्रल चक्र में जो भी ऊर्जाएं जमी हुई थी, मैं ब्लॉकेजेस को क्लीन करने का तरीका आपको बता रही हूँ, आप वहाँ लेके गए, जैसे साबुन के पानी में ना गंदा कपड़ा घुमाया जाता है वॉशिंग मशीन में, जैसे वो रोटेट करता है, बिल्कुल उस तरह से आप विजुलाइज करेंगे कि सारी गंदगी उसमें गोलमोल 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 होके उसी में छूट रही है। और फिर आप सांस को बाहर निकाल देंगे, पूरा पेट खाली करके सांस निकालेंगे और सांस छोड़ने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये ऊर्जा बाहर फेंकी गई है, गंदी ऊर्जा, इसको वापस अभी अंदर नहीं लेना है, इसको डिसइंटीग्रेट कर देना है, इसको छिन्न भिन्न कर देना है। तो ये आदेश दीजिए कि छिन्न भिन्न हो जाओ, और ये हो जाएगी, ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसके बाद फिर आप यही काम करेंगे, फिर आप सांस को लेकर जाएंगे सेक्रल चक्र पर, वहाँ पर फिर से ऐसी धुलाई करेंगे, फिर से उस गंदगी को आप अपनी सांस के द्वारा बाहर फेंक देंगे, और ये आप 5 बार करेंगे, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल इशू क्या है सेक्रल चक्र पर आपको नहीं पता। सो सेल्फ हीलिंग का ये छोटा सा हैक। फिर बात आती है कि बैठकर आप म्यूज़िक चला लें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको आनंद की अनुभूति देता है, ऐसा कोई भी संगीत आप बजाएं। और यदि आपने कभी नशा किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन नींद जब बड़ी ज़ोर की झोंके वाली नींद आती है, वो सबको पता है कि कैसा उसका एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल नशे जैसी अनुभूति होती है। तो आप ऐसा मान के चलेंगे जैसे मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है और आपकी आंखें बिल्कुल भारी हो रही हैं और आप सोना चाहते हैं, और ऐसे में आप झूमना शुरू कीजिए, ऐसे झूमना शुरू कीजिए। उस म्यूज़िक की जो भी लय है ना, यदि वो म्यूज़िक धीमा हो तो बहुत अच्छा, तेज़ है तो भी बहुत अच्छा, मतलब आप झूमिए, जैसे आपको अच्छा लगता है आप झूमिए। इसमें आपकी होगी हीलिंग, बड़ी ज़बरदस्त हीलिंग आपको मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी, अगर आपने ये 10-15 मिनट का सेशन कर लिया, आपको मन करेगा मैं और करूं और करूं, और इसको दिन में कई बार कीजिए, अकेले में कीजिए, जिससे लोग आपको पागल या नशेड़ी ना समझ लें। सो दिस इज़ अ परफेक्ट हैक टू इमीडिएटली फील हैप्पी। फिर बात आती है कि जब चक्र में ब्लॉकेज आता है ना, या चक्र में ओवर एक्टिविटी आती है, तो क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो इसलिए कि क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही दिमाग में, इतना जकड़ा हुआ चक्र है या इतना ओवर एक्टिव है कि दिमाग स्थिर ही नहीं हो पाता, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। सो व्हाट यू विल डू, 5 या 10 मिनट का एक छोटा सा अपने आप को चैलेंज दीजिए कि 5 या 10 मिनट के लिए मैं कुछ करूँगा। जैसे मान लीजिए आपका राइटिंग है, आपका चैनल ऑफ एक्सप्रेशन, या आप डांस करते हैं, या आप गाना गाते हैं, या आप कोई क्राफ्ट करते हैं, या पेंटिंग करते हैं, जो भी है आपका चैनल, आप क्या करेंगे, केवल 5 मिनट के लिए उसको अपने आप से बोलेंगे मैं कुछ करूँगा। और अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो आप पेपर पेन, और ये ऐसा नहीं करेंगे या मैं कल करूँगा, उसी वक्त पेपर पेन उठाया एंड स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ABCD लिखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ बता रही हूँ, ABCD, EFGH जो आपको समझ में आ रहा है। मैं अपने आप को बहुत बुरा समझता था, अब मैं अपने आप को बुरा नहीं समझता हूँ, मैं क्रिएटिव व्यक्ति हुआ करता था, मैं अभी फिर से अपनी क्रिएटिविटी को जगाना चाहता हूँ। एनीथिंग दैट यू वांट टू एक्सप्रेस टू शो दैट यू वांट टू क्रिएट समथिंग, उसको आप वहाँ पर, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो अक्षरों को बड़ा खूबसूरत बनाना शुरू कर दीजिए, बड़ी आर्टिस्टिक कैलीग्राफी करना शुरू कर दीजिए। या नृत्य आपने बहुत समय से नहीं किया है तो आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, आप म्यूज़िक बजाइए और खड़े होकर सिर्फ थोड़ा हिलना डुलना, हाथों पैरों को यूँ ही चलाना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ी संभावना है 80 से लेकर 90% तक कि आप 5-10 मिनट की बजाय अब उसको और लंबे समय तक खींचना चाहेंगे। और यदि ये प्रवृत्ति आपने एक बार जगा ली है, तो क्योंकि वो जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन का चैनल है वो डिवाइन चैनल है, वो डिवाइन अपने आप को उसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसे आप समझ के देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन। तो वो जो आपका डिवाइन चैनल है ना, अब आप अपने आप को उसमें से एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे, तो जो ब्लॉकेज आया ना क्रिएटिविटी का, वो अपने आप हटने लगेगा। और ये बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, थोड़े ही समय में आप पाएंगे आपके क्रिएटिव जूसेस वापस फ्लो करने लगे हैं। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको बैठे बैठे क्रिएटिविटी आएगी और आप यू विल फाइंड कि अरे वाह, इट्स सो ईजी। फिर है पानी। पानी से बहुत कांटेक्ट बना के रखिए, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र का जो तत्व है वो है पानी। तो गर्म पानी से नहाना, ये यदि हो सके तो, या अपने स्वादिष्ठान चक्र की धुलाई गर्म पानी से करें, या हाथ पैरों को अक्सर बार बार धोएं आप, पानी खूब पिएं, या तरल पदार्थों को बहुत पिएं, जिससे कि वो वाटर एलिमेंट आपके सिस्टम में लगातार बना रहे। सो दिस स्वादिष्ठान चक्र स्टेज इन प्रॉपर ऑर्डर। जो आपके ऊर्जा के तंतु उन लोगों से जुड़े हुए हैं ना, वो सो कॉल्ड स्वजन या जो भी लोग थे जिन्होंने आपको चोटें दी हैं, उन ऊर्जा के संबंधों को काटना है। एंड अगेन आई कांट
एम्फेसाइज इट इनफ, ये ऊर्जा बिल्कुल रियल है। ये आपको दिखती नहीं है, आपकी अनुभव में आपको भले ही नहीं आती है, लेकिन ये रियल है। सो देर इज़ एवरी टाइम दैट यू फील कनेक्टेड टू समबडी इन वट एवर मोड, दुख से, सुख से, प्रेम से, घृणा से, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं ना, जिसके प्रति भी आप सोचते हैं, जिससे भी आपका संबंध है, उसके साथ आपका एक ऊर्जा बॉन्ड है, ऊर्जा का बंधन है, एनर्जी बॉन्ड है। सो व्हाट यू नीड टू डू, और ये एज अ प्राण चिकित्सक मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। आप एक्चुअली अपने हाथ को ऐसा फील करें जैसे मैं कैंची लिए हुआ हूँ, एंड कट इट, स्निप इट ऑफ, उस कॉर्ड को काट दीजिए जहाँ से पेन आपको अनुभव होता है। एक बार करने से यदि काम नहीं चलता, उतनी बार कीजिए जितनी बार आपको लगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और इसको कीजिए। फिर एक चीज़ ये कि उन व्यक्तियों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि और स्पेशली उनके बारे में बातें करना बंद कर दीजिए। और इसी तरह से अपने फिजिकल पेन्स के बारे में भी बातें करना बंद कर दीजिए, अपनी डिजीज़ के बारे में बातें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका अवचेतन जो मन है, ये आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। यानी इसके लिए केवल एक चरित्र दुनिया भर में एग्जिस्ट करता है, और वो है केवल मैं। और जब भी आप किसी के लिए कुछ कहते हैं तो वही सोचता है कि आप अपने विषय में बात कर रहे हैं। तो कुछ नेगेटिव यदि आपने बोला या सोचा, ये आपके विषय में इसको सोचेगा, और चूंकि वाइब्रेशन नेगेटिव है तो ये उस वाइब्रेशन के अनुसार आपके आसपास चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा। तो ये बिल्कुल आप इसको कर दीजिए बंद। देन ड्रॉइंग योर बाउंड्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो चोटें आपने ली वो इस जानकारी के बिना आपने ली कि मेरा स्व है क्या और मुझे करना क्या है इस जीवन में। अब चूंकि आपको समझ आ गई है कि जीवन आपकी यात्रा है और इसमें आपको बहुत कुछ करना है, अपने साथ करना है, अपने लिए करना है, तो दूसरों की दी हुई डंप जो है आपके पास गंदी, अब वो तो हो चुकी है, तो उसको आपने डील करना सीख लिया। लेकिन आगे फर्दर ना हो, क्योंकि यही थोड़ी ना करते रहेंगे कि गंदगी लेते रहेंगे और फिर हीलिंग करते रहेंगे। सो व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ योर बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज क्या होती हैं, आप डिसाइड करेंगे कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं। ये याद रखना होगा, हमारे पास समय बहुत सीमित है। कोई भी सांस आखिरी हो सकती है, कोई भी सूर्योदय अंतिम हो सकता है, कोई भी सूर्यास्त अंतिम हो सकता है। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू सेटल फॉर एंड दिस इज़ वॉट आई विल नॉट एंड्योर। और इसके बाद फिर आपको ये वैल्यूज़ हर किसी को समझा देनी है कि ये तो एक्सेप्टेड है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब जैसे आपके घर के आसपास बाउंड्री होती है और आप उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, और उस बाउंड्री के अंदर यदि किसी को आना है तो वो आपसे परमिशन लेकर आता है, और यदि वो आपके सिस्टम में आके तोड़फोड़ करता है, घर में गंदगी मचाता है, तो फिर वो आपके सिस्टम में अलाउड नहीं है, आपके घर में अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही आपका जो एनर्जी फील्ड है, इसकी सैंक्टिटी को भी बनाना है। तो वैल्यूज़ डिसाइड कर ली और फिर सबको बता दिया कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब ऐसे में जो व्यक्ति बाउंड्रीज़ को आपकी ट्रेसपास करना चाहता है, उनके प्रति बड़े सजग रहिए। उनको अलाउ मत कीजिए कि फिर ये बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें। ये मत सोचिए कि हाँ एक बार कर लिया तो अगली बार ये नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक ही बार में उसको समझा दिया कि नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। तो वो अगली बार के लिए उसको प्रश्रय नहीं मिलता, उसको मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर वो समझ जाता है कि मुझे ये नहीं करना। और ऐसे व्यक्ति जो बार बार आपकी बाउंड्रीज़ में घुसने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो विक्टिम मोड में रहने वाले लोग हैं, नार्सिसिस्ट हैं, जिन्होंने आपको केवल अब्यूज़ करना सीखा है, जो चाहते हैं आपकी उस वल्नरेबिलिटी पर फीड करना, तो ये क्या करेंगे, आपकी बाउंड्रीज़ को बार बार तोड़ने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि बिल्कुल उनको काट के अलग कर दीजिए, बिल्कुल यहाँ से अलग कर दीजिए। अगर फिजिकली आप उनसे अलग नहीं हो सकते तो यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ, वही एनर्जी कॉर्ड को काटिए उनके साथ, और डीलिंग उनके संग मिनिमम कीजिए। यदि बहुत मजबूरी हो तभी ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए, वरना बिल्कुल कम्युनिकेशन गो, नो कॉन्टैक्ट। ये दिस इज़ व्हाट इज़ अ बाउंड्री। और इस बाउंड्री को हमेशा आपको हिफाजत करनी है, बिल्कुल ये मानकर कि मेरा सेल्फ डिवाइन का अंश है, और ये इस मंदिर में गंदगी नहीं मैं अलाउ कर सकता, ये अब नहीं कर सकता, अभी तक हुई तो हुई, अब नहीं होगी। So this is one, this is your divine duty to protect your aura, your energy, yourself. फिर आपके जो असली स्वजन हैं, मैं आपको याद दिला दूँ, आपके असली स्वजन ये सेल्स हैं, बॉडी की कोशिकाएं हैं आपकी। जब से आपने अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया अपने पिता के शुक्राणु के साथ, उस समय से ये एक के बाद दूसरी कोशिका, दूसरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 करते 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 ये इतनी हज़ारों अरबों कोशिकाओं का जो आपका ये सिस्टम बना हुआ है, ये सेल्स, ये हैं आपके असली स्वजन। क्योंकि आपकी एक एक एनर्जी को ये फील करते हैं, आपके साथ ये लगे हुए हैं। यदि ये आपका साथ ना दें, आप कुछ नहीं कर सकते। यदि ये डिसाइड कर लें किसी दिन कि अब हमको कुछ नहीं करना, ये आपको पैरालिसिस दे दें, ये लकवा दे दें आपको, तो आपके कितने भी अरमान हो, कितनी भी आपके अंदर पुरुषार्थ हो, आप कुछ भी पा नहीं सकेंगे। सो इनकी वैल्यू को समझिए। सेल्स बीच में हालांकि बदलते हैं, लेकिन इससे हमको और ज़्यादा इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी की हमारी सेवा में लगे हुए हमारे बड़े वफादार सैनिक हैं। तो अब हमारी ड्यूटी क्या है, एज देयर ओनर, एज देयर मास्टर, एज समबडी हु शुड फील दिस काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड टू देम, दिन में एक बार, कम से कम एक बार, एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए अपनी इन कोशिकाओं के साथ,
और उस समय बहुत हृदय से इनको प्रेम की ऊर्जा, एक एक कोशिका, यहाँ सर से लेकर पैर तक, बालों से लेकर नाखूनों तक, एक एक चीज़ को अपनी एनर्जी भेजिए, प्यार की एनर्जी भेजिए। दिस इज सेल्फ हीलिंग। आपके वो जो कोशिकाएं जो दर्द अनुभव करती हैं, जिनको आप कहते हैं मेरा दर्द, आप जब ये हीलिंग पावर उनकी तरफ भेजेंगे, ये हीलिंग एनर्जीज उनकी तरफ भेजेंगे, तब ये कोशिकाएं स्वस्थ होनी शुरू हो जाएंगी। आपको आपकी हीलिंग तब अनुभव में आएगी। सो डू दिस एटलीस्ट वंस अ डे एंड मेक इट योर सेक्रेट ड्यूटी दैट यू हैव टू डू दिस, क्योंकि ये मेरा असली परिवार है, ये बॉडी मेरा असली परिवार है। और जब तक मैं इस भूमिका में हूँ, ये मेरा साथ नहीं छोड़ रही हैं, तो इनके साथ मेरा जो रोल होना चाहिए वो अब ये होना चाहिए जो एक बहुत अच्छे मालिक का अपने टीम के साथ होता है, एक टीम लीडर का अपने टीम के साथ होता है। बिल्कुल वही, इनको मोटिवेट करना है, इनको शाबाशी देनी है और इनको पर्क्स देने हैं, इनको पैम्पर कीजिए। अपने आप, कोई आपका आपके आसपास नहीं है, लेकिन अपने ही शरीर को बड़े प्यार से, एज इफ समबडी एल्स इज हगिंग यू, यू हग देम, यू सेंड देम द लव दैट यू वांट समबडी एल्स टू गिव टू यू। फिर एक टेंडेंसी जो हम सबकी होती है, हम जब संबंध बनाते हैं ना, तो हम सेल्फ, अपने स्व को दूसरे के अंदर स्थापित कर देते हैं। मतलब हम उसको चाहते हैं कि मेरा घर है, जैसे हम अपनी सारी चीज़ें वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और उस व्यक्ति के साथ हम ये जोड़ने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति अब रहेगा तो मैं अच्छा रहूँगा। यदि और फिर यदि उस व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि वो आपके साथ धोखा करना चाहता है, या वो चला गया, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हुई या समय ने उसको आपसे दूर कर दिया, कुछ भी हुआ, क्योंकि पाठशाला है, जैसे आप अटैचमेंट बनाएंगे आपको तुरंत डिटैच करने का लेसन तैयार होने लगेगा। तो अभी ये चीज़ सीख लीजिए कि आपका घर केवल आप हैं, ये है आपका घर, ये ऊर्जा क्षेत्र आपका घर है। जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं इसके अंदर कीजिए और इस सेल्फ को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग, पावरफुल समझकर फिर आप उन सबको अपने अंदर समेटिए। जिन्होंने आपको ट्रेसपास किया है ना, उनको भी समेट लीजिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देम एंड देन ट्राइंग टू टॉक इट आउट विद देम, ये सब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसको कंक्लूड कर दीजिए, उसको क्लोजर दे दीजिए, ख़त्म कर दीजिए उन सारी चीज़ों को। बस आप अपने में आ जाइए। वो जो एम्प्टीनेस आप फील करते हैं ना, दूसरों के अंदर अपने आप को प्लेस करके उनके अंदर अपना घर तलाश करने की कोशिश में, सो अपना आश्रय वहाँ मत ढूंढिए। किसी को अपना आसरा मत बनाइए, आप अपना आसरा हैं और वो आपका आसरा है। फिर बात आती है कि आपके स्वजन तो हैं ही नहीं, एक आप हैं। अब अकेलापन आपको अनुभव होता है। अब अकेलापन आपको अनुभव होता है क्योंकि आपने उस ज़बरदस्त कंपेनियन को अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है। खैर, उसको रियलाइज़ आप करेंगे समय के साथ, वो अपनी प्रेजेंस को आपको फील करवाएगा। यदि आपके अंदर ये अर्ज है कि तू है मेरा, मुझे पता है तू मेरे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन छुप कर बैठा है, तुझे मेरे सामने आना होगा, और ये आपको बार बार उससे कहना होगा। लेकिन जब तक वो अनुभूति आपको नहीं होती, जब तक उसके प्रत्यक्ष होने का आपको अनुभव नहीं होता, एज अ पर्सन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब तक आपको अनुभव में नहीं आती, तब तक आप क्या करें? तब तक सोशल मीडिया को यूज़ करें। सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है? जो बड़े हाई वाइब्रेटिंग लोग हैं, जो संसार में अच्छी ऊर्जाएं फैला रहे हैं, जिनको आप लाइट वर्कर्स कह सकते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, उनसे आप वो ऊर्जा प्राप्त कीजिए। क्योंकि आपके लोग तो आपको पीछे घसीटने का, धक्का देने का, नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको तो नहीं जानते होंगे, लेकिन इनके थ्रू डिवाइन आपको वो ऊर्जाएं देगा जिससे आपका सेल्फ परिपुष्ट होगा, स्ट्रांग होगा, नर्चर होगा। सो फॉलो दीज पीपल ऑन सोशल मीडिया। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, आप इन लोगों को फॉलो करें। इनकी वाइब्रेशन जो है ना, ये आपको जब टच करेगी तो ये संभव नहीं है कि आप अपने को गिरा सकें, अपने आप को दबा सकें। इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। और ये हर दिन का अपना एक जैसे शेड्यूल जब आप बनाए ना, तो इसको भी इसमें सम्मिलित करें कि मैं ऐसे उन ज़बरदस्त लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी में अपने स्व पे बहुत काम किया है, मैं उनके कम्युनिकेशन में रहूँगा। सो मेक देम योर फैमिली, मेक दीज पीपल योर फैमिली, जस्ट फॉलो देम, सब्सक्राइब टू देम एंड डू इट। और फिर से आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। हर पल, हर सांस आती और जाती सांस के साथ अपने आप को ये रियलाइज़ कराइए कि ये जो प्राण आ और जा रहे हैं आपकी सांस के थ्रू, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ये एक अदृश्य सत्ता, एक अदृश्य शक्ति है जो आपको, ये सिस्टम आपका चला रही है कि अपने आप सांसों की डोरी से प्राण अंदर जाते हैं और सांसों की डोरी से गंदे प्राण बाहर निकलते हैं। ये सप्लाई किसी भी समय काटी जा सकती है, किसी भी समय काटी जा सकती है। हालांकि पहले से नियत समय होगा, पर वो समय कभी भी आ सकता है। Any of these days it could be your last day. Any of these breaths could be your last breath. Any of these interactions with yourself could be your last interaction with yourself. So हर पल अपने आप से कितने ही आप पीड़ा में हो। और मैं आपको बताऊं, अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों में मैंने बड़े भयानक पेन्स देखे हैं, बहुत जहरीला रूप देखा है उन व्यक्तियों का जिनके लिए मैंने
सिर्फ प्रेम और प्रेम ही किया। लेकिन पूरे समय इस अवेयरनेस में मैं रही, उस पीड़ा के थ्रू, उस सारा जो एनर्जी को जो मैंने अपने शरीर में फील किया, इसके साथ साथ ये लगातार मेरे अंदर बना, व्हाट इफ थ्रू दिस, इसी समय यदि रवानगी का समय आ गया तो क्या होगा, दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट टू लीव। तो ये चीज़ हर पल अपने आप को याद दिलाइए, बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट हैक। सुबह उठते ही सूर्य को ज़रूर प्रणाम कीजिए। आप किसी भी संप्रदाय को मानते हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप ईश्वर में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, सूर्य एक चैतन्य शक्ति का स्रोत है, प्राणों का एक बड़ा ज़बरदस्त रिजर्वॉयर है, एक बहुत भयंकर स्रोत है, मतलब भयंकर इन द सेंस बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा स्ट्रॉन्ग सोर्स है सूर्य। और दूसरा है पृथ्वी। उठते ही पृथ्वी को टच कीजिए, अपनी हथेली से उसको टच कीजिए और अपने हृदय चक्र पर उसको लगाइए, उस ऊर्जा को तुरंत अनुभव कीजिए। आप इस चीज़ को विजुअलाइज जब आप करेंगे ना, कि इतने बड़े अंतरिक्ष में एक, जिसको आप कहते हैं धरती, एक उसको व्यक्ति मानिए, हम धरती माता कहते हैं हिंदू इनको, तो एक ऐसे माँ को मान के देखिए जो अकेली अपने सारे बच्चों को लिए और अकेली अंतरिक्ष में चक्कर काट रही है, चलती जा रही है, और हमारी दी हुई गंदी ऊर्जाओं को भी वो एक माँ के रूप में अपने ऊपर लेती है, हमारे हर ट्रेस पास को वो सहती है। ये अलग बात है कि कभी कभी वो क्रोध में आकर, कभी भूकंप से, कभी किसी और कैलामिटी के रूप में अपना क्रोध, अपनी वाइब्रेशंस को दिखाती है, पर आप मान कर देखिए, कभी विजुलाइज करके देखिए कि कितने ब्लेस्ड हैं आप। और धरती के प्राण, एज ए प्राणिक हीलर मैं आपको बताऊं, धरती के प्राण बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो अपने जब सुबह सुबह उठ के धरती को प्रणाम किया, अपने आज्ञा चक्र पर इनको लगाया, हृदय चक्र पर लगाया, इमीडिएट आपके अंदर बड़े सटल सूक्ष्म चेंजेस होंगे। सूर्य को देखिए और बड़े उनकी तरफ देखकर, क्योंकि आँखों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन सूर्य की तरफ जब होता है, और आँखों के जो अधिष्ठाता देव हैं वो सूर्य हैं। तो आप जब सूर्य को देखते हैं और आँखों के थ्रू आप उनको परसीव करते हैं, स्पेशली सुबह उगते हुए सूर्य देव को, उनको आप प्रणाम करके उनकी सारी वाइटलिटी को अपने अंदर लेने का प्रयास कीजिए। जब सूर्य के प्राण आपके सहस्रार से, आपके आज्ञा से अंदर जाएंगे, आज्ञा चक्र से अंदर जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके स्वाधिष्ठान चक्र की हीलिंग ना हो या किसी भी चक्र की हीलिंग ना हो। सो डू दिस, ये आप अवश्य करें। मैंने आपको आज वो हैक्स बता दिए जो मुझे ऐसा लगता है कि छूट गए थे, और यदि फिर मुझे लगता है कि कुछ अभी भी बच गया है तो फिर मैं आगे की वीडियो में आपके साथ इसको भी शेयर करूँगी। आशा है आपको आज के वीडियो में कुछ मिला होगा ऐसा जो आपके साथ रेजोनेट करता हो, या ऐसा कुछ जो आपके किसी काम आ सकता हो। और यदि ऐसा कुछ आपको मिला है तो आप उसको ज़रूर अपनाएं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जिसको आपको लगता है कि इसको ये जानना चाहिए, उसको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, तो आप उसको बता सकते हैं या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यदि हीलिंग और साइकोथेरेपी, काउंसलिंग आपको चाहिए तो मेरी सेवाएं प्रस्तुत हैं। दिया हुआ जो ईमेल एड्रेस है आप इस पर ईमेल डालिए, बाकी की डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और प्राण चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, जब मैं इसको नहीं जानती थी तो ऐसा समझ लीजिए कि मेरा वो जीवन का वो समय लगभग बर्बाद गया। प्राण चिकित्सा इतनी प्रभावकारी है और इतनी ज़बरदस्त रूप से प्रभावकारी है कि जब ये आप पर काम करेगी तभी आप समझ सकेंगे। सो इफ़ यू नीड माई सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी, प्लीज़ डू सेंड मी एन ईमेल ऑन दिस ईमेल ID। और मेरे प्रभु ने चाहा तो फिर से आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक अपने स्वाधिष्ठान चक्र को बहुत अच्छी स्थिति में बनाकर रखिए और अपनी वाइब्रेशंस को ऐसा बनाइए कि आपकी वाइब्रेशन से आपके वातावरण की वाइब्रेशंस बदलने लगे, बजाय इसके कि वाइब्रेशंस बाहर की आप पर प्रभाव डालें और आपके सेल्फ को नीचे गिरा दें। याद रखें, कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को अपने आप से उद्धार करो, अपने आप को अवसादित मत करो। तो ये गुरु मंत्र उन परम गुरु का याद रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय श्री कृष्ण।